अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दूसरा पहलू में आपको खुशामदीद कहते हैं। यकीनन आप भी वोट देने की तैयारी में मसरूफ़ होंगे और अभी तक तो आपने इंतखाब भी कर लिया होगा कि किस उम्मीदवार को वोट देना है, लेकिन हम फिर भी आपकी आसानी के लिए कोहाट के जो इंतखाबी हल्के हैं NA-35 और PK-92, इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। मैं हूँ बासित नदीम और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल करीम पराचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस अहम टॉपिक के लिए हमने कोहाट के हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं, तज़कियाकार और सीनियर सहाफ़ी ताहिर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बासित गिलानी साहब मौजूद हैं। अब दोनों हज़रात को हम अपने शो में वेलकम करते हैं। थैंक यू अब्दुल करीम, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ताहिर रशीद साहब, हम अब बाकायदा इसमें बात करेंगे हल्कों के NA-35 और PK-92 पे, लेकिन इससे पहले हम PK-91 पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि PK-91 पे इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि क्या हुआ। ये बासित अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार थे असमतुल्लाह खटक, वो उनको हार्ट अटैक हुआ अपने ऑफिस में, तो बदकिस्मती से इंतकाल कर गए। तो होता ही है कि जब भी इलेक्शन में कोई उम्मीदवार का इंतकाल हो जाता है या कोई, तो वो इलेक्शन एटलीस्ट 45 डेज के लिए वो मुलतवी कर दिए जाता है। ताहिर रशीद साहब, ये बताइए कि ये 91 पे जो मुलतवी हो गए हैं इलेक्शन, इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? देखिए बासित, ऐसा है कि ओवरऑल मैं हमेशा बात करता हूँ कि कोहाट में इलेक्शन का मोमेंटम बनते बनते ही बनता है और आखिरी दिनों में काफ़ी मोमेंटम बन जाता है। तो इस हल्के में भी एक इलेक्शन का माहौल काफ़ी मोमेंटम बना हुआ था। जहाँ तक आपके सवाल की बात है कि नुकसान किसको हुआ है, तो नुकसान यकीनन ऐसे उम्मीदवारों को हुआ है जिनका अपना एक पर्सनल वोट बैंक था और जिनकी जो है इंतखाबी जो सरगर्मी काफ़ी अरसे से जारी थी। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि नुकसान छोटे उम्मीदवारों को इतना नहीं हुआ, जमीयत को नुकसान हुआ है क्योंकि मोमेंटम उनका टूट जाएगा और फ़ायदा इसका इनडायरेक्टली हुआ है पाकिस्तान को। यहाँ पर बात करते हैं NA-35 की। बासित गिलानी साहब, क्या समझते हैं किस उम्मीदवार का जो है इस वक्त मजबूत कैंपेन जारी है और परफॉर्मेंस बेस्ड आवाम जो है परफॉर्मेंस को देख रही है या आवाम जो है नजरियात को या शख्सी वोट की तरफ आवाम का रुझान है? देखिए, NA-35 पे जो मुकाबला है कोहाट में, तो हमेशा सबको पता होता है कि टॉप 3 जो होते हैं, जिनमें अब्बास अफरीदी हैं, शहरयार अफरीदी हैं और गौहर सैफुल्लाह साहब हैं। तो अगर देखा जाए तो तीनों के कैंपेन जो इंतखाबी मुहिम है वो बहुत ही ज़ोर शोर से जारी है। चूँकि शहरयार अफरीदी लेट आए हैं मैदान में, तो इस वजह से उनको फ़िलहाल ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जब से वो आए हैं तो मुसलसल शुरू है उनके जलसे वगैरह हो रहे हैं। इसके अलावा अवाम भी जो है तहरीक इंसाफ की, जो अगर बात की जाए तो ज़्यादातर उसमें अवाम नज़र आ रही होती है। इसके अलावा अब्बास अफरीदी, गौहर सैफुल्लाह की जो कैंपेन है वो भी इंतहाई, हम जब अगर ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करें तो उसमें भी काफ़ी तादाद में लोग शामिल हो जाते हैं। बल्दियाती चेयरमैन भी उनका साथ बाकायदा दे रहे हैं। तो काफ़ी जो मुकाबला है इन तीनों के दरमियान है। अच्छा, इन तीनों के दरमियान मुकाबला है, लेकिन मैं एक तो फिर कौमी सियासत पे थोड़ी सी बात करूंगा। ताहिर रशीद साहब, आप यहाँ पे मौजूद हैं। इस वक्त इमरान खान के जो कल फैसला आया जिसमें उनको 10 साल कैद, फिर आज फैसला आया जिसमें उनको 14 साल की सज़ा हुई। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इस तरह से, एक तरफ अगर हम PTI इमरान खान को माइनस कर लेते हैं, दूसरी तरफ फिर अभी मंशूर देते वक्त नवाज शरीफ साहब के मुंह से एक जुमला निकल गया, बेवकूफ़ पठानों की उन्होंने बात कर ली। इस सारी सूरत हाल का कोहाट में जो हमारे हल्के हैं, ख़ास तौर पे NA-35, इस पे क्या असर पड़ेंगे? अच्छा, जहाँ तक नवाज शरीफ साहब का पठानों को बेवकूफ़, सारे पठानों को उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा ज़्यादातर या कुछ वो बन जाते हैं। तो बदकिस्मती से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो कहा है वो कुछ इतना मुबालगा आराई नहीं है, उसमें बन जाते हैं हमारे लोग, आ जाते हैं बातों में। उस चीज़ का कोहाट की जो इंतखाबी सियासत है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोहाट में इतना कोई वजूद रखती नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मतलब अब्बास अफरीदी, अब्बास अफरीदी का मतलब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इसके अलावा आपको कोई तंजीमी ढांचा इधर नज़र नहीं आएगा। जहाँ तक इमरान खान की बात है, उसको 10 साल और फिर 14 साल पहले साइफर केस में और फिर तोशाखाना केस में जो सज़ा मिली है, तो वो तो डे 1 से जो PTI के कारकुन अपनी कैंपेन कर रहे हैं या उनकी जो रहनुमा पहले नज़रबंद थी, अब थोड़ा बहुत वो हमें मैदान में नज़र आ रहे हैं, उनका विजन या उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है
اور میرے خیال میں یہ جیل سے بھی عمران خان نے ان کو یہ پیغام بھیجا ہے کہ جو بھی ہو آپ نے 8 فروری میں زور و شور سے شرکت کرنی ہے اور یہ بات یقینی کرنی ہے کہ وہ آئیں اور ووٹ ڈالیں. اچھا یہی بات میں ماسد گیلانی آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ بتائیے کہ کیا فرق پڑے گا NA-35 سے؟ فرق تو میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ فرق تو بلکہ ووٹ بینک میں اضافہ ہوگا. اچھا ہاں اس چیز سے، کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے وہ سمپتی پہ ووٹ دیتے ہیں. اگر کوہاٹ کی آپ تاریخ دیکھیں، جب 2008 میں پیر دلاور شاہ نہیں بنے تھے تو اس سے پہلے ان کے بھائی وفات ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی ہوا بن گئی تھی اور عوامی نیشنل پارٹی نے پہلی بار کوہاٹ سے سیٹ جیتی تھی. اور انہوں نے بہت ہی تگڑے جو سیاستدان تھے، افتخار گیلانی، ملک اسد، ان جیسے بندوں کو انہوں نے شکست دی تھی. تو ہماری جو عوام ہے کوہاٹ کے تو وہ سمپتی پہ جاتے ہیں. اس طرح خیبر پختونخوا کے زیادہ تر جو لوگ ہیں تو یہ فائدہ بالکل PTI کو ہی ہوگا اور NA-35 کو جو امیدوار ہیں ان کو جائے. لیکن اس وقت ہوا ایک PTI کی بہت زیادہ تھی. ابھی سینیریو چینج ہے نا، مطلب 2 دفعہ کانٹیکٹ کر چکے ہیں، ناظم بھی رہ چکے ہیں گوہر سیف اللہ، لیکن اب اس دفعہ جو سچویشن وہ بالکل الگ ہے، اس کے اگینسٹ ہے. تو اس تناظر میں آپ گوہر سیف اللہ اور عباس جو ہے افریدی، ان دونوں کو آپ ٹاپ 2 میں دیکھ رہے ہیں یا شریار بھی ان میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تناظر میں، اس سچویشن میں؟ اچھا دیکھیں عبدالکریم، ایسا ہے کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ٹف کمپٹیشن والی کوئی بات ہے ہی نہیں. پہلے جمعیت علماء اسلام کے جو کینڈیڈیٹ تھے اس میں ناراض بھی ہو جائیں گے کافی لوگ، لیکن اب حقیقت ہے وہ اس کا سامنا کرنا پڑے گا. جمعیت علماء اسلام کے کینڈیڈیٹ نے لیے تھے 32 یا 34 ہزار ووٹ. PTI کے کینڈیڈیٹ جو شریار افریدی تھے انہوں نے 64 ہزار سے زیادہ ووٹ لیے تھے. 2018 میں دیکھ لیں تو وہ پاس بھی نہیں تھے، 47 ہزار سم تھنگ جمعیت علماء اسلام کے تھے اور کوئی 82 یا 84 ہزار یہ جو ہے PTI کے تھے. آپ نے کہا کہ گوہر سیف اللہ ضلع ناظم رہ چکے ہیں، بالکل رہ چکے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ اگر ان کی وہ کیمپین اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ میرے خیال میں کوہاٹ میں پاکستان میں کوئی ایسی پارٹی نہیں تھی جن کے ساتھ ان کا الحاق نہ ہوا ہو. وہ جو ہے لوکل سیاست وہ الگ، اس کی ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. قومی سطح پہ جو ہوتے ہیں قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی، اس کی ڈائنامکس الگ ہوتے ہیں. تو ابھی جیسے بات کی کہ ہماری جو قوم ہے اس کا المیہ کہہ لیں، جو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کارکردگی کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھ لیں کہ بندہ مظلوم کتنا ہے. اگر کارکردگی پہ بات آ جائے تو پھر تو شہریار افریدی کو 2018 کے الیکشن بھی نہیں جیتنا چاہیے تھا ان کو، لیکن 2013 کے مقابلے میں اس سے ڈبل ووٹ لے کے بیٹھ گئے. پھر باسط گیلانی آپ سے سوال ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت عباس افریدی کا کتنا ہولڈ ہے؟ کیونکہ وہ تو بڑا جو ہے اون کرتے ہیں اور ہر اپنی جو ہے کیمپین میں کہتے ہیں کہ میں نے بڑا کام کیا ہے، اور تنقید بھی کرتے ہیں شہریار افریدی. کس حد تک وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ہم دیکھیں گے گراؤنڈ ریئلٹیز کو. اگر دیکھا جائے تو عباس افریدی نے کوہاٹ میں گیس اور بجلی کے مد میں کافی کام کروائی ہے، یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. اور وہ سینیٹر تھے، اس سے لے کر وہ آج تک کام کروا رہے ہیں، چاہے وہ جس فنڈ سے کروا رہے ہیں، جیسے کروا رہے ہیں، لیکن عوام کا بھلا ہو رہا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. پھر جب 2013 میں حکومت آئی تو 9 سال ان کو تکلیفات کا سامنا بھی کرنا پڑا. کوہاٹ کے جو مفاد تھا، لوگوں کا جو فائدہ تھا، اس پہ اس وقت کی حکومت اور MNAs MPA اسٹے آرڈر بھی لیا کرتے تھے، تو ان کو کام کرنے نہیں دیا گیا. اگر دیکھا جائے تو عباس افریدی نے جو کام کروائی ہے وہ بجلی اور گیس کے مد میں کروائی ہے، اور یہ ایسے کام ہے کہ MPA MNA ایسے کاموں سے پیچھے رہتے ہیں، کیونکہ ان کاموں میں پیسہ جیب سے لگتا ہے اور ان کاموں میں کمیشن نہیں ہوتی. تو اگر دیکھا جائے کوہاٹ کے مفاد کی بات کی جائے تو وہ لگے ہوئے ہیں، بظاہر تو وہ لگے ہوئے ہیں، لیکن اب ان کی جو جلسے دیکھیں، وہ جو عوامی رابطہ مہم دیکھیں تو وہ اچھی چل رہی ہے. کافی ان کے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں اور لوگ ان کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. دوسری جانب اسی طرح گوہر سیف اللہ کو بھی لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور وہ سٹی میں ان کی کافی انٹری ہے. سٹی کے جو صرافہ برادری ہے، باقی جو لوگ ہیں وہ ان کو کافی شہر کے لوگ ان کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اچھا تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں ٹرن آؤٹ پہ، تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں یہ NA-35 پہ میرے پاس جو فگر ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ 6,67,239 ٹوٹل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد ہے، اور ابھی تک 40% سے اوپر ٹرن آؤٹ نہیں رہا. تو جب یہ 40% سے اوپر نہیں رہا اور اس مرتبہ بھی حالات کچھ اس طرح سے نظر آ رہے ہیں، خیر یہ تو
उस दिन पता चलेगा 8 फरवरी को। लेकिन टर्न आउट कम रहने से कैंडिडेट्स को क्या फ़ायदा नुकसान पहुंच सकता है और आवाम को क्या पहुंच सकता है, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। अच्छा, ये जो आपने रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की है, इसमें 45 तकरीबन 45% हिस्सा जो है वो ख़वातीन का है। और ख़वातीन बदकिस्मती ये है कि अभी हमारे पास एफ़आर जो साहब का एफ़आर था दरा आदम खेल, वहाँ हो गया, हमारे यहाँ शुमारी इलाका हो गया, और 2-3 इलाके और हैं जहाँ पे ख़वातीन को वोट डालने से रोका जाता है, वो ख़वातीन के वोट पोल नहीं होते। मौजूदा जो सिनेरियो बना हुआ है, अगर वोटर्स टर्न आउट इतना नहीं रहता तो इसका नुकसान जो है वो पीटीआई को पहुंचेगा। कम रहता है क्योंकि इस वक्त कोहाट में 2 ही जमातें जो अपने वोटर को मोबिलाइज कर रहे हैं, वो वोटर को इलेक्शन वाले दिन, पोलिंग वाले दिन वो बाहर निकालने की जो अहलियत रखते हैं, वो एक पीटीआई है और एक आपकी जमीयत उलमा इस्लाम है। तो अगर वोटर्स टर्न आउट कम रहता है तो उनको नुकसान होगा। जैसे अभी पैसा भी लगा रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, पीपल्स पार्टी वाले पैसा लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जो वोटर्स टर्न आउट जब कम रहेगा, और आपको दूसरा फैक्टर भी पता है कि कौन सी पार्टी को रोकी जाने की कोशिश की रही है, तो टर्न आउट अगर कम रहेगा तो उस पार्टी को ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा जिस पार्टी की राह में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। अच्छा बासित गिलानी, प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बहुत महदूद रह गया है, इसमें मैं मुख्तसर से ये पूछना चाहूँगा कि अगर NA-35 पे आप इन उम्मीदवारों की कैंपेन देखते हुए रैंक करना चाहें तो कैसे रैंक करेंगे टॉप 5? रैंकिंग की फिर बात आ गई है तो बड़ा ये मुश्किल काम है कि ये तो आवाम ने भी देखना होता है। मैदान पर जो हम देख रहे हैं तो घोड़ों की रेस बिल्कुल बराबर चल रही है। गौहर सैफुल्ला, अब्बास अफरीदी, शहरयार अफरीदी, ये बिल्कुल स्मूथली एक ही साथ चल रहे हैं सबका, इनमें कोई हम डिफरेंस फिलहाल नहीं कर सकते। सही। ताहिर रशीद साहब, आप क्या कहेंगे? एक तरफ 2 बार इलेक्टेड MNA रह चुके हैं शहरयार अफरीदी, दूसरी तरफ अब्बास अफरीदी इतने दावे कर रहे हैं कि उन्होंने ग्राउंड पे काम किया है, तीसरी तरफ वो गौहर सैफुल्ला खान है जो 2 दफा दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। कैसे रैंक करेंगे आप इस हल्के को? अच्छा, NA-35 मैं पहले इसमें मशरूत तौर पे मैं कहूँगा कि अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते हैं सही, तो आप भूल जाएंगे कि शहरयार अफरीदी की कारकर्दगी 0 थी या 0 है। अगर फ्री एंड फेयर होते हैं तो एज शहरयार अफरीदी को लाजमी हासिल है। दूसरे नंबर पे आप कह रहे हैं कि मुझे नाम लेना चाहिए था गौहर सैफुल्ला खान का, क्योंकि पिछले 2 जो इलेक्शन हुए हैं वहाँ पे गौहर सैफुल्ला खान दूसरे नंबर पे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनकी अप्रोच में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब्बास अफरीदी का ये है कि वो डे बाय डे अपनी जो पावर है वो गेन करते जा रहे हैं, अपने वोटर्स में वो जो है वो मल्टीप्लाई या एडिशन करते जा रहे हैं। जहाँ से भी वो देखते हैं कि जहाँ पे एक ग्रुप है या मतलब एक तगड़ा वोट बैंक है, वो जमीयत से थोड़ा नाराज़ है या पीपल्स पार्टी से नाराज़ है, वो फ़ौरन वहाँ पहुँच जाते हैं, उनको अपना बना लेते हैं। दूसरी जानिब से गौहर सैफुल्ला खान बहुत अच्छे और तगड़े कैंडिडेट हैं, लेकिन इनका ज़्यादा वक्त अभी इस कैंपेन में ज़ाया हो रहा है नाराज़ अपने जो कारकुन हैं या नाराज़ होंगे उनको मनाने में। तो ये है कि इनका वोट बैंक ठीक ठाक है अपनी जगह पे, लेकिन थोड़ा सा 2018 के मुकाबले में थोड़ा सा इनका डिस्टर्ब हुआ है। काफ़ी लोग इनसे नाराज़ भी हुए हैं, अभी भी नाराज़ हैं, तो इनका थोड़ी सी एनर्जी जो है वो लग रही है उनको मनाने में। बाकी ये है कि जो तीनों कैंडिडेट्स हैं तगड़े कैंडिडेट्स हैं और टफ टाइम देने वाले कैंडिडेट्स हैं, लेकिन इनमें मैं फिर कहता हूँ कि ये जो पार्टी स्पॉयलर्स हैं ना, वो कितना वोट डैमेज करेंगे इनका, वो अलग से अपनी की से, क्योंकि इस दफ़ा दरा आदम खेल से भी अच्छे खासे कैंडिडेट्स हैं जो मतलब सरमायाकारी भी कर रहे हैं और कैंपेन्स भी उनकी ठीक ठाक जा रही है। नाज़रीन, बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब यहाँ पर लेते हैं छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं वक्फे के बाद, उसके बाद हम PK 92 को डिस्कस करेंगे। जुड़े रहिए नेशन वॉइस के साथ।